जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आज हम हिंदी का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं और इसमें हम वर्णमाला पढ़ाएंगे आपको। और ये जो हिंदी आपको पढ़ाई जा रही है आपको सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, यूपी पुलिस हो, MP पुलिस हो, UPSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, पैट, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, ये जो भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो या हाई कोर्ट RO हो, हाई कोर्ट क्लर्क हो, ये सब वगैरह एग्ज़ाम ये कवर करेगी हिंदी आपको। और स्टेट PCS के लिए सीट सेट का ये पोर्शन भी कवर करेगी। तो हम आज शुरू करते हैं पहला लेक्चर, वर्णमाला। वर्णमाला से हम क्या समझते हैं? वर्णमाला जो होती है उसे वर्णों की व्यवस्थित क्रम को या वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो होती है वर्णों की माला होती है। इसे नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो वर्णों की माला कहेंगे, लेकिन हम जब इसकी परिभाषा देंगे तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अब हम वर्णों की माला की बात कर रहे हैं तो वर्ण जो होता है क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण या ध्वनि एक ही बात है। वर्ण या ध्वनि एक ही बात जो है कहा जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है। और अक्षर जो है, अक्षर और वर्ण ये दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन वर्ण या ध्वनि दोनों एक ही होता है। अक्षर जैसे होता है, अक्षर क्या होगा? जैसे इसमें आ, छा और रा, ये तीनों एक ही अक्षर हैं। अक्षर की परिभाषा क्या रहती है? अक्षर जिसका कभी क्षर यानी विनाश ना हो, इसके नाम से ही होती है अक्षर। जो क्षर जिसका कभी भी क्षर ना हो यानी कभी भी विनाश ना हो। अब हम वर्ण बताते हैं। इसमें क्या है? जैसे हम रा को देख लेते हैं। रा का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, रा को हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें से रा को ले लेते हैं, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो जब रा क्या होगा? रा बोलने पे क्या है? रा बोलने पे यहाँ पे आ की ध्वनि आ रही है, तो यानी आ आएगा प्लस आधा ये वाला रा आएगा। ठीक है। तो ये हो गया रा प्लस आ, तब मिलके बनता है ये वाला रा। ठीक है। तो ये जो दोनों रहेंगे रा और आ, ये दोनों वर्ण रहेंगे। ठीक है। ये दोनों वर्ण या ध्वनि हैं। अब हम अगले पे भी देख लेते हैं। एक हम अलग से लेते हैं। ये हमने ला ले लिया। ला जब हम बोलते हैं तो आ की ध्वनि अपने आप आती है और ये आधा ला यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। आधा ला के नीचे हलंत और आ, तो ये जो दोनों रहेंगे ये वर्ण रहेंगे। वर्ण या ध्वनि जो भी है इसे वर्ण या ध्वनि कहेंगे। तो इसे हम इन दोनों को वर्ण कहेंगे। ठीक है। और इन दोनों को भी वर्ण कहेंगे। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक और हम लेके देख लेते हैं। का हम ले लेते हैं। का, तो का देख, का हमने का बोला तो आ की ध्वनि आ रही है और जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो का के नीचे हलंत लगेगा और आ, ये वर्ण विच्छेद रहेगा। तो ये जो दोनों हैं ये वर्ण रहेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम कहेंगे तो का जो है, आधा का कभी ऐसे नहीं लिखा जाता। आधा का लिखने के लिए का के नीचे हलंत लगाया जाता है। आधा का इस तरीके से तब लिखा जाएगा जब, जैसे ये आधा का हमने लिख दिया, अब इसके साथ ये वाला का तब आएगा, आधा ये वाला का, जब इसके साथ कोई अक्षरों के साथ आए। मतलब जैसे हम क्वाथ लिख देंगे, क्वाथ है, तो ये आधा का इसके इन दोनों के साथ आ रहा है तो ये वाला का रहेगा। लेकिन जब हम अकेले आधा का लिखेंगे तो हमें इसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अक्षर हमने आपको बताया जो कभी क्षर ना हो यानी उसका विनाश ना हो। तो हम वर्ण विच्छेद करना एक बार सीख लेते हैं। वर्ण विच्छेद करना सीख लेते हैं। तो हम सबसे पहले कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? तो हम वर्ण विच्छेद करते हैं लहसुन का। लहसुन हमने शब्द ले लिया है, लहसुन का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो हमने पहले ला का किया, ला नीचे हलंत और आ, हा नीचे हलंत और आ। फिर सू का करेंगे सा, और यहाँ पे आ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऊ की ध्वनि आ रही है। तो एक स्वर आ गया ऊ, तो हमें आ नहीं आएगा इसकी जगह, और ना में ना हलंत और आ। तो इस तरीके से हम लहसुन का वर्ण विच्छेद कर देंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। लहसुन में ला का लाधा, आधा ला, आ, आधा हा, आ, सा, और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे सा जो है ये पूरा नहीं रहेगा, ये आधा सा रहेगा, हलंत नीचे लगेगा।
और ऊ, यहाँ पे एक स्वर आ गया ऊ, और वैसे ही बोलने में लह सुन, ऊ की ध्वनि आ रही सु बोलने में, तो यहाँ पे ऊ रहेगा स्वर की जगह पे, और ना, तो ना में आ जुड़ जाएगा। इस तरीके से लहसुन का हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अब हम कमरा का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। जैसे आधा का और आ, इस का हो गया, आधा माँ और आ, इस माँ का हो गया, और रा में बड़ा आ रहा है, तो आधा रा और बड़ा आ, ये हो जाएगा इस वाले रा का। तो ये कमरा का इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद कर देंगे, का, माँ और रा। ठीक है। अब हम कैमरा का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। कैमरे का वर्ण विच्छेद होगा का, ए, तो ए की मात्रा आ रही है, तो ये हो गया कै का। माँ का आप जानते हैं आधा हलंत माँ में और आ, और रा में रा हलंत और बड़ा आ, तो ये हो जाएगा कैमरा का वर्ण विच्छेद। कै का ये, माँ का ये और रा का ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। जो समझ में ना आया हो तो आप सभी कमेंट में बता सकते हैं, और हम इसे आपको दोबारा से समझा देंगे, आपका रिवीजन भी कराएंगे। जब ये पूरा वर्णमाला पूरा हो जाएगा, वर्ण में स्वर और व्यंजन जब ये पूरे हो जाएंगे, तो एक बार 10-15 मिनट का रिवीजन वीडियो भी आपको डाल देंगे, आप वहाँ से भी एक बार समझ सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम वर्ण के बारे में बात करते हैं। वर्ण, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण बताए गए हैं कुल मिलाकर 52 वर्ण बताए गए हैं। ठीक है। और वर्णों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन। ठीक है। स्वरों की संख्या 11 बताई गई है, और व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजन जो बताए गए हैं 33 बताए गए हैं। इसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन, या इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा 2 अयोगवाय भी होते हैं, अंग आहा, इन्हें अयोगवाय कहते हैं, अंग आहा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वर्ण के 2 प्रकार, स्वर, व्यंजन, इनके साथ साथ अयोगवाय भी आते हैं, तो इन्हें अंग आहा, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग को कहते हैं क्या, अंग को हम अनुस्वार में जोड़ते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं, और आहा को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। अयोगवाही की देखा जाए परिभाषा अगर हम बता दें, तो ये स्वर और व्यंजन तो अलग अलग रहते ही हैं। अयोगवाही की परिभाषा होता है, इसलिए इन्हें अलग रखते हैं कि अयोगवाही जो होते हैं ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। हम एक बार पहले फिर से देख लेते हैं। वर्ण को स्वर और व्यंजन में बांटेंगे। स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा, ई, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे जब हम ला बोलेंगे तो ला, तो उसमें आ की ध्वनि आ रही है, रा तो आ की ध्वनि आ रही है, माँ आ की ध्वनि आ रही है, इस तरीके से बोला जाएगा, तो ये व्यंजन में आ जाएंगे। तो वर्णमाला में कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वर हो गए 11, व्यंजन हो गए 33 मूल व्यंजन, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन, प्लस 2 द्विगुण व्यंजन। ठीक है। और 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह की परिभाषा एक बार और बता देते हैं। अयोगवाह ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। जो स्वर और व्यंजन में नहीं आते अयोगवाह, अंग जो इसमें आता है, अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, और आहा इसे कहेंगे विसर्ग। तो फिर हम आगे चलते हैं। हमने आपको बताया स्वर जो होते हैं, स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। जब हम लिखते हैं तब हम 11 स्वर लिखते हैं, और जब हम बोलते हैं तो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो जाती है। इसमें से हम री को हटा देते हैं, अभी बताएंगे री को हम क्यों हटा देते हैं। तो जो स्वर होते हैं, स्वर कुल 11 होते हैं, तो हम इन्हें लिख के देख लेते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है। ये 11 स्वर हो गए। तो कुल हमने बताया कि आपको कुल 11 स्वर होते हैं। लिखने के आधार पर भी 11 स्वर होते हैं, लेकिन बोलने के आधार पर स्वर कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं।
10 क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसमें से लिखने के आधार पर, बोलने के आधार पर जब हम कहते हैं तो री हटा देते हैं, क्योंकि री बोलने पर रा की ध्वनि आती है, और रा क्या होता है? एक व्यंजन होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। जब हम कुल स्वर पूछेंगे तो हम 11 बताएंगे, लिखने के आधार पर भी 11 बताएंगे, लेकिन बोलने के आधार पर हम 10 स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें से जो 11 स्वर होते हैं आ ई उ री ए ओ औ, इसमें से री हट जाता है। ठीक है, कौन सा हट जाता है? जो री है ये हट जाता है। री, क्योंकि री बोलने पर रा की ध्वनि करता है, और रा जो है एक व्यंजन होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि कुछ शब्द दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कौन सा स्वर है, इसमें कौन सा रा जो है स्वर है। तो दिया गया था, कौन कौन सा दिया गया था? दिया गया था मात्रा, क्रम, ट्रक और कृपा। तो इसमें से जो स्वर हम बताएंगे, इसमें कृपा में रा जो है इसमें स्वर के रूप में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम बता देते हैं कि रा जो है ये व्यंजन होता है। हम बता रहे थे रा व्यंजन होता है और री जो है स्वर होता है। तो रा, देखिए जब हम ये वाला रा लिखते हैं तो मात्रा, देखिए आ की आवाज़ आ रही है तो व्यंजन में रहेगा। अब हम जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्र, तो जब हम बोलते हैं तो क्र, तो क्रा आ रहा है, रा की ध्वनि आ रही है, ना कि आ की, तो ये भी व्यंजन में आ जाएगा। ऐसे श्रम में भी स्र की ध्वनि आ रही है, तो ये भी व्यंजन में रहेगा। और जैसे वरना, वरना, तो ये भी व्यंजन में रहेगा। अब हम स्वर के बारे में देख लेते हैं। री स्वर की तरह कब काम करेगा? जब कृष्ण, क्र, तो ये देखिए जो नीचे लगा रहेगा तो इसमें जो रहेगा कृष्ण, कृपा, नृत्य, जागृत, कृषि, कृषि, कृष्ण, क्र बोलने पे आ रहा है, नृ, तो इसमें री आ रहा है, तो ये जो है स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्वर का जो है, स्वर के हम भेद देखते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। वैसे तो जब इसे अगर मात्रा के आधार पर टोटल पूछा जाएगा तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेकिन जब अब हिंदी वर्णमाला में पूछा जाएगा तो हम इसका आंसर बताएंगे 2, क्योंकि अब प्लुत स्वर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम बताएंगे मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा क्या होता है? उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है उसके आधार पर हम स्वर के भेद बताएंगे। कौन कौन से? जब टोटल पूछा जाएगा मात्रा के आधार पर तो 3 भेद रहेंगे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। और जब हिंदी वर्णमाला में पूछा जाएगा तो 2 भेद रहेंगे। एक क्वेश्चन भी आ चुका है यूपी SSC में, जब वीडियो का पेपर हुआ था 2018 में, तब पूछा गया था कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तब मात्रा के आधार पर 3 बोला गया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन जब हिंदी वर्णमाला में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 2 स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो हम बताएंगे स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर जो होता है, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ और री आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व स्वर में जो रहते हैं आ, ई, उ और री। कौन कौन से स्वर रहते हैं? आ, ई, उ और री, ये जो हैं ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में ये 4 स्वर रहते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो ये हैं 4 ह्रस्व स्वर, 4 होते हैं। अब हम दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे तो दीर्घ स्वर ये जो बाकी बचे होते हैं, क्योंकि 11 स्वर होते हैं तो 4 ह्रस्व स्वर हो गए, तो दीर्घ स्वर कितने बचे? दीर्घ स्वर बचे 7, तो 7 होते हैं दीर्घ स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर में भी जब देखा जाए तो दीर्घ स्वर में 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो इसमें मूल दीर्घ स्वर होंगे, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ। तो ये देखिए आ का बड़ा भाग, ई का बड़ा भाग, उ का बड़ा भाग, ये मूल दीर्घ स्वर रहते हैं।
और संयुक्त स्वर हो जाएंगे ए ओ और औ, ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। संयुक्त स्वर क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जो ए है, ओ है और औ है, ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जो दो स्वरों के मेल से बने। तो ए बनेगा, हम लिखेंगे आ प्लस ई भी लिख सकते हैं और बड़ी ई भी लिख सकते हैं इसमें, तो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए के लिए हम देखें, ए में लिख सकते हैं आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई भी लिख सकते हैं, तो बनेगा ए। फिर हम करेंगे ए के लिए हो जाएगा, छोटा आ तो रहेगा ही रहेगा और हम ए इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए। इसी प्रकार हम ओ में देख लेते हैं। ओ जब हम लिखेंगे तो आ प्लस ऊ, ये हो जाएगा औ, मतलब औ हो जाएगा। आ प्लस ऊ मिलके औ हो जाएगा। अब हम औ लिखेंगे तो ये हो जाएगा आ तो रहेगा ही प्लस ओ। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसमें देखिए ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। उसी प्रकार जब हमने ए लिखा तो आ प्लस ई ऑब्लिक बड़ा ई, तो ये भी स्वर है और ये दोनों भी स्वर हैं। तो संयुक्त स्वर जो रहेंगे वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो आप लोग अब एक बार फिर से समझ लीजिए कितने स्वर होते हैं। स्वर में 11 स्वर, 11 में 4 ह्रस्व स्वर। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं और कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसे हमेशा याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने ह्रस्व स्वर है, तो हम बताएंगे 4 ह्रस्व स्वर हैं। यह भी दिया जाता है ऑप्शन में, 4 स्वर दे दिए जाएंगे, तो इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो हम बताएंगे आ, ई, ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, इसे याद रखिएगा। जब टोटल दीर्घ स्वर पूछे जाएँ तो ये 7 दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इसमें मूल दीर्घ स्वर जब पूछे जाएं तो ये 3 ही मूल दीर्घ स्वर हैं। कितने? 3 ही मूल दीर्घ स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि मूल दीर्घ स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो हम बताएंगे 3 होती है। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 4 होते हैं। कौन कौन से? ए ओ औ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, लेकिन इससे पहले हम प्लुत स्वर भी बता देते हैं। प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर क्या होता है? आजकल ये उपयोग में इसे नहीं लिया जाता, इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। तो जो प्लुत स्वर होता है, प्लुत स्वर में जिस स्वर को खींच के बोला जाता है, जैसे हम लिखें राधा, इसमें आ को खींचा गया है, तो यहाँ पे आ जो है ये प्लुत स्वर का काम करेगा। ठीक है, जैसे ओम, ये नहीं, ओम नहीं, ओम, तो यहाँ पर इसमें भी प्लुत स्वर रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से राधा, तो इसमें आ को खींचा गया है, तो ये हो जाएगा प्लुत स्वर। और ओम, तो यहाँ पर ऊ को खींचा गया है। ओम में ओ, उम में ओ, ओम में ओ, ऊम, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये भी प्लुत स्वर हो जाएगा ऊ। ठीक है, फिलहाल इनका आजकल उपयोग में नहीं है, तो हम 2 ही जानते हैं। मात्रा अर्थात उच्चारण में लगने के समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हिंदी वर्णमाला में कहा जाएगा 2 प्रकार के। अगर टोटल पूछ लिया जाए मात्रा के आधार पर तो हम बताएंगे 3, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है UP वीडियो में और उस समय 3 ही माना गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आगे चलते हैं। जीभ के भाग के आधार पर स्वर, ये हमने आपको बताई दिए। संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, ए, आ प्लस ई, ए, आ प्लस ए, ओ, आ प्लस ऊ, औ, आ प्लस ओ, ये हमने आपको बता ही दिया है। आगे चलते हैं। जीभ के भाग के आधार पर स्वर, जीभ के भाग के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 रूप में किया गया है। अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से स्वर? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? अग्रस्वर जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाएं। ठीक है, जैसे
ई, ए। आप देख ही सकते हैं ये अगले हिस्से से बोले जा रहे हैं। बोल के देखिए ई, ए। ये जीभ के बिल्कुल आगे के हिस्से से बोले जा रहे हैं इन्हें, इसलिए इन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जब हम मध्य स्वर की बात करेंगे तो ये जीभ के मध्य भाग से बोले जाते हैं। जैसे आ एक मध्य स्वर है, तो आ को बोलिए आ, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे बीच थोड़ी पीछे जाना पड़ा आ बोलने के लिए, एकदम अगले हिस्से से नहीं आ रहा, तो हम इसे मध्य स्वर कहेंगे। पश्च स्वर, जब हम पश्च जीभ के पिछले हिस्से से बोलते हैं लगभग गले के पास से, तब हम उसे पश्च स्वर कहते हैं। कैसे आ, तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे गले के पास से आवाज़ आ रही है। ओ बोल के देखिए, ओ आओ, तो ये सब पश्च स्वर में आएंगे। ऐसा बिल्कुल लगेगा जैसे जीभ के पिछले हिस्से से लगभग बिल्कुल गले के पास से आवाज़ आ रही है, तो हम इसे पश्च स्वर बोलेंगे। और इसमें री को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि री को जब बोलते हैं तो री, तो रा की ध्वनि आती है, रा की ध्वनि आती है, और रा जो है एक व्यंजन होता है, तो हम यहाँ पर री को नहीं लेंगे, क्योंकि ये बोलने के आधार पर स्वर है। हमने आपको बोलने के आधार पर बताए थे कितने प्रकार के, 10 प्रकार के होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जीभ के भाग के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ये प्रश्न पूछा जाता है, पूछा भी गया है कई बार कि जीभ के भाग के आधार पर स्वर बताइए, तो हम बताएंगे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये भी पूछा गया है कि अग्रस्वर कितने होते हैं, तो हम बताएंगे ई, ए। ये अग्रस्वर होते हैं 4। मध्य स्वर पूछा जाएगा कौन सा होता है, तो हम बता देंगे मध्य स्वर आ होता है। कौन सा होता है, आ मध्य स्वर होता है, ये एक ही होता है। और पश्च स्वर हो जाते हैं 5। कौन कौन से, आ, ऊ, ओ, आओ, ये पश्च स्वर में आते हैं। आप बोल के खुद देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल जीभ के पिछले हिस्से से लगभग गले के पास से बोले जा रहे हैं। इसकी एक ट्रिक भी होती है अग्रस्वर की। अग्रस्वर की याद रखिएगा, अग्री से याद रखिएगा अग्रस्वर। इसमें अग्रस्वर पूछने पे अग्र हटा देंगे तो बचा ई और ए, तो हम ई के हम दोनों लिख देंगे, जो भाग होते हैं ई और बड़ा ई, और ए बचा था तो हम ए के दोनों लिख देंगे, ए और ए। तो इससे हम याद रखेंगे अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आता है मुंह के खुलने के आधार पर स्वर। मुंह के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुंह के खुलने के आधार पर स्वर जो होते हैं, स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। याद रखिएगा, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। समृत स्वर क्या होता है, समृत स्वर वो होते हैं, इनकी परिभाषा अगर हम बताएं तो समृत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण करने में मुंह लगभग बंद रहता है, जैसे ऊ, ई। तो बहुत हल्का सा मुंह लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, इसको बताएंगे समृत स्वर, जिनके उच्चारण करने में मुंह लगभग बंद रहता है। ई हल्का सा बिल्कुल खुला बिल्कुल। लेकिन जब हम अर्ध समृत स्वर को कहेंगे तो इसे जब बोलते हैं ओ, ए, तो मुख थोड़ा और खुलता है, तो इसे हम अर्ध समृत स्वर कहेंगे। विव्रत स्वर बोलने पे, विव्रत स्वर जो होता है, विव्रत स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने पर पूरा मुंह खुलता है, जैसे आ, तो आपका पूरा मुंह खुल रहा है, बोल के देखिए खुद ही, आ, तो यहाँ पे पूरा मुंह खुल रहा है, तो इसे हम कह देंगे विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर में इसमें आधा मुंह खुलेगा, जैसे आ, ए, औ, तो इसमें आधा मुंह खुलता है, इसे अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषाएं देख लेते हैं। मुंह के खुलने के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। ये पूछा गया है कि जैसे ऑप्शन दे देंगे 4, इनमें से पूछेंगे मुंह के खुलने के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। आपको दे देंगे समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, पश्च स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। तो पूछेंगे कौन सा नहीं है, तो हम बता देंगे पश्च स्वर नहीं है, पश्च स्वर नहीं। तो आपने देखा मुंह खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के। कौन कौन से, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर। समृत स्वर जिनके उच्चारण के समय मुंह लगभग बंद रहता है, समृत स्वर ये होते हैं ऊ, ई। और अर्ध समृत स्वर जिनके उच्चारण के समय मुंह थोड़ा सा खुलता है, बोल के देखिए ओ, ए, बिल्कुल थोड़ी सा मुंह खुलता है, इसे अर्ध समृत स्वर कहते हैं। विव्रत स्वर जिसमें पूरा मुंह खुलता है आ बोलने में। अर्ध विव्रत स्वर आ,
ए ओ। अर्धविभ्रत स्वर होते हैं आ ए ओ, इनके उच्चारण में हमें आधा मुंह खुलता है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, याद रखिएगा, समृत स्वर। समृत स्वर की ट्रिक है, पढ़ी थी मैंने भी। इसके लिए हम याद रखेंगे सुई, सुई समृत स्वर। सुई में सा को हटा देंगे तो बचा ऊ और ई, ऊ और ई बचा तो हम ऊ के दोनों भाग लिख देंगे, ऊ और बड़ा ऊ, और ई के दोनों भाग लिख देंगे, ई और बड़ा ई, सुई। अर्ध समृत स्वर, तो उसने कहा सुई, समृत की सुई लगा दो, उसने कहा ओए नहीं लगाना, तो ओए। अर्ध समृत स्वर ओ और ए आ जाएगा, फिर उसे ज़बरदस्ती सुई लगा दी गई तो उसने कहा आ, तो ये विभ्रत स्वर हो जाएगा। और फिर बाकी बचा कौन सा, आ छोटा वाला, ए और औ बचा, तो ये हो जाएंगे अर्ध विभ्रत स्वर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति मतलब जब हम बोलते हैं ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। वृत्तमुखी स्वर, जब बोलते समय उच्चारण करते हैं जब हम स्वरों का, तो होंठ की आकृति पूरी गोल हो जाती है, यानी वृत्त बनता है, तो उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसे बोल के देखिए, जैसे ऊ बोल के खुद आप देखिए, ऊ ऊ ओ औ, तो पूरा गोल हो जाते हैं होंठ, तो इन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और अवृत्तमुखी, इन्हें बोलने पर होंठ की आकृति गोल नहीं होती, जैसे आ ई ऐ, तो ये आवृत्तमुखी स्वर में आते हैं। तो वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊ ओ, जिनके बोलने में होंठ पूरे गोल हो जाते हैं, होंठ की आकृति पूरी गोल हो जाती है, वृत्त बनती है, तो उसे वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ ओ औ, तो ये पूरे गोल रहते हैं। और अवृत्तमुखी में रहता है, इसमें वृत्त नहीं बनता उच्चारण करते समय, जैसे आ ई ऐ, तो ये हो जाएंगे आवृत्तमुखी स्वर। तो ओष्ठाकृति के आधार पर दो तरह कहे गए, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक आगत स्वर भी होता है, इसे भी पढ़ लीजिए, ये भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो एक आगत स्वर होता है। आगत स्वर क्या रहता है, आ, जैसे ये ऊपर ऐसे लगा रहता है, तो इन्हें आगत स्वर कहते हैं। जैसे कहाँ पे लगा रहेगा, जैसे हम कॉफ़ी लिखेंगे, काफ़ी लिखेंगे, कॉफ़ी में कॉफ़ी, ठीक है, तो ये आगत स्वर में आएगा, आगत स्वर। हम जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डॉक्टर। डॉक्टर में जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो हम इसके ऊपर ये जो लगाते हैं, ये आगत स्वर में आएगा, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, जैसे टॉफ़ी, टॉफ़ी, तो ये हो जाएगा, ये भी आगत स्वर में आएगा, ठीक है। जहाँ पे ऐसे लगा हो, ये जैसे डॉक्टर में लगा है तो यहाँ पे आगत स्वर है, कॉफ़ी में लगा है इसमें आगत स्वर है, टॉफ़ी में लगेगा इसमें आगत स्वर है, इसे याद रखिएगा। तो हम अभी तक हमने जो पढ़ाया स्वर पूरा हो चुका है। हम व्यंजन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको आज का जो हमने पढ़ाया हुआ है उससे संबंधित कुछ प्रश्न करा देते हैं। ये प्रश्न सारे जो रहे हैं ये सब आए हुए प्रश्न हैं, तो हम आपसे एक एक करके प्रश्न पूछते आपको बताते जा रहे हैं। ये सब आए हुए प्रश्न हैं, UPSSC या किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आ चुके हैं, BED के एग्ज़ाम में, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, वीडियो के एग्ज़ाम में, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, इस तरीके के एग्ज़ामों में ये आ चुके हैं। JEE जो होती है UPSSC से, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अब हम आपको एक एक करके क्वेश्चन कराते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं, वर्णों के कितने भेद हैं, अभी हमने आपको बताए थे। वर्णों के कितने भेद बताए थे, 2 भेद बताए थे, तो याद रखिएगा, इन सबको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये सब क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आ चुके हैं। अब मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो वर्णों के कितने भेद हैं, तो हम बताएंगे वर्णों के 2 भेद हैं। कौन कौन से होते हैं, आपको बताया था, स्वर और व्यंजन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। वर्णों के कितने भेद हैं, हम बताएंगे 2, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब दूसरा है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो हमने आपको बताया था वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला। याद रखिएगा, वर्णों के समुदाय को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, ठीक है।
अब वर्णमाला की एक दूसरा ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ था कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे वर्णमाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ये आया था यूपी बीएड में, एक ये क्वेश्चन आया था, तो बताएंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो कहेंगे, हम आपको परिभाषा जब हमने दी थी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्यवस्थित वर्ण समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में हमने आपको बताया है कि टोटल कितने 52 वर्ण होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा भी गया है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो वर्ण लिपियाँ यानी हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, तो हमने आपको बताए थे 52 वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन और 2 अयोगवाय होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 52 हो रहा होगा, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं, ये जेई में आया था क्वेश्चन, तो हम बता देंगे 52 होती हैं वर्ण लिपियाँ। जब स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11, मूल व्यंजन पूछा जाए तो 33, ठीक है। और मूल व्यंजन में भी जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। मूल व्यंजन में 33 में 25 कौन से होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कचट तप यानी कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, कचट तप और पावर्ग, ये जो होते हैं ये सब स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और इसके अलावा 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और एक होता है ऊष्म व्यंजन, इसे कहते हैं सा, फिर ये वाला सा, शा और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई है। शब्द की सबसे छोटी इकाई अभी हमने क्या आपको बताया था, शब्द की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई, जब हमने आपको परिभाषा बताई थी कहे कि वर्ण की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या बताया था, वर्ण बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था क्वेश्चन कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के जो क्रमबद्ध समूह होते हैं हम उसे क्या कहेंगे, बताइए, वर्णमाला कहेंगे। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे, याद रखिएगा। वर्णमाला की वर्ण समुदाय को वर्णमाला कहेंगे, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहेंगे, और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी हम वर्णमाला कहेंगे। और वर्णों की माला तो वर्णमाला होती ही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर हमने बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन जब आपसे पूछा जाए, ये 2018 में वीडियो में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसी का भी एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन जब पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, ठीक है। कौन कौन से, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर का आजकल उपयोग नहीं होता है, केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का उपयोग होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो ये तो स्वर की परिभाषा है, आप सभी जानते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, याद रखिएगा, उसे स्वर कहते हैं। ये स्वर की परिभाषा है। और हमने आपको बताया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे, ये यूपीएसआई में पूछा गया है क्वेश्चन कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 11 स्वर होते हैं, ठीक है। और जो रहते हैं, कुछ लोग 13 कहेंगे, तो 13 नहीं होते, वो जो अंग आहा रहते हैं वो 2 अयोगवाह होते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं, आहा को विसर्ग कहते हैं। तो स्वरों की संख्या 11 होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है।
हमने कहा था कि ऐसा ही पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वर जो रहते हैं हिंदी भाषा में, ह्रस्व स्वरों की संख्या बताइए कितनी रहेगी। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या हो जाएगी 4, शायद 4 रहते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कौन कौन से स्वर रहते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, और हिंदी भाषा में ह्रस्व और दीर्घ होती हैं। और हाँ, ह्रस्व स्वर जो रहते हैं 4 रहते हैं। ह्रस्व स्वर रहेंगे 4 रहेंगे और दीर्घ स्वर रहेंगे 7 रहेंगे। जब आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है तो हम बताएंगे 4। कौन कौन से? आ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 7, लेकिन जब मूल दीर्घ स्वर पूछे जाएंगे तो 3 रहेंगे। 3 में कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर पूछे जाएंगे, संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर रहेंगे कौन कौन से? 4 रहेंगे, ए, ओ और औ। संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो जैसे ओ है, ओ बना है किससे? हम आपको बता चुके हैं, ओ बना है आधन ऊ से, याद रखिएगा, आधन ऊ से ऊ बना है। अब देखिए इसमें पूछ भी लिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कि संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। पहले तो हम बताएंगे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो हमने आपको अभी बताया 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा जाता है, पूरे युग्म तरीके से दे देंगे तो पूछा जाएगा, तो हमें ये चारों याद रखने हैं। संयुक्त स्वर जो रहते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और औ, ये संयुक्त स्वर रहते हैं, क्योंकि ए बनता है आ प्लस ई या बड़ी ई से, ए बनता है आ प्लस ए से, ओ बनता है आ प्लस ऊ से, औ बनता है आ प्लस ओ से। तो जब 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, ठीक है। अब हम स्वरों का उच्चारण स्थान और जान लेते हैं। स्वरों का जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि स्वरों को कहीं से तो बोला जाता होगा। जैसे कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? छोटा कौन कौन से होते हैं? आ, ई, री, ऊ, ए, ओ, औ। तो हम इन्हें बोलते हैं, सबसे पहले आ बोल के देखिए, आ, तो ये कहाँ से ध्वनि आ रही है? ये कंठ से आ रही है। आ, तो यहाँ पे गले से आ रही है, तो हम इसे लिख देंगे कंठ, इसे हो जाएगा, ये कंठ हो जाएगा। ई, ये हो जाएगा ई, ये आते ही तालव्य से, बोल के देखिए ई, तो ये हो रही है तालव्य से, तालु से, मतलब तालव्य या तालु से ध्वनि आ रही है। उसके बाद री को हम करके देखेंगे। सबसे पहले आ, ये हुआ कंठ से, फिर हुआ ई, ये हुआ तालव्य यानी तालु से, फिर री, आप बोल के देखिए खुद, री ये हुआ मूर्धा से, री हुआ मूर्धा से। आ और ऊ हुआ आ ऊ नहीं, ऊ हुआ, ऊ हमने आपको बताया था, ऊ क्या हुआ? होंठ से। जब हमने आपको व्रतमुखी स्वर बताया था तो ऊ पूरा उसमें होंठ गोल हुआ जा रहा था, तो होंठों से ही ये इनका उच्चारण होता है। ए आय का उच्चारण हो जाएगा। अब हम ए आय को देखेंगे। ये हमने आपसे बताया था कि आ और ई से मिलके अय बनता है, तो ये आ जो है कंठ से बोला जाता है, ई बोला जाता है तालु से। तो ए हो जाएगा, जब आ और ई दोनों मिलके बनता है तो ये हो जाएगा कंठ प्लस तालु, यानी कंठ तालव्य, ठीक है। ओ औ इसी प्रकार ये हो जाएगा, आ और ई ये कंठ तालव्य से, ये भी। अब हम देखेंगे ओ और औ को देखेंगे, तो आ ये कंठ से तो रहेगा ही, प्लस ऊ यहाँ से ये ओष्ठ से रहता है, तो आ प्लस ऊ तो हो जाएगा कंठोष्ठ, मतलब कंठ प्लस ओष्ठ से कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये कंठोष्ठ स्वर हो जाएगा। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। स्वर का उच्चारण स्थान
आ प्लस आ ये कंठ से, ई प्लस ई ये रहेगा तालव्य से यानी तालु से बोला जाता है, री बोला जाता है मूर्धा से, ऊ ये बोला जाता है ओंठ से, ओष्ठ से, ए प्लस ए और ए ये बोला जाएगा कंठ तालव्य हो जाएगा, कंठ और तालु दोनों से मिलके, कंठ और तालु इन दोनों से मिलके ये बनता है। फिर हो जाएगा ओ प्लस औ, तो कंठ प्लस ओंठ मतलब कंठोष्ठ स्वर हो जाएगा ओ और औ। इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं, पूछे भी जाते हैं कि कौन सा कंठोष्ठ स्वर है, कौन सा मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य स्वर है, कौन सा ओष्ठ स्वर है, ये सब आप याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, कौन से आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी हमने आपको बताया था, वृत्तमुखी होते हैं जिन्हें बोलने में होंठ पूरी तरह गोल हो जाते हैं। तो 4 को हटा दीजिए, कौन कौन से 4 होते हैं वृत्तमुखी स्वर, ऊ ओ औ, ये 4 हटा के बाकी जितने रहेंगे ये सब अवृत्तमुखी रहेंगे। लेकिन री को नहीं लिखा जाता, हमने बताया था बोलने के आधार पर, तो हम इसमें बोल ही तो रहे हैं, होंठ में क्या रहते हैं हम बोलते हैं ये स्वर, तो इसमें बाकी जो 6 हो जाएंगे आ ई ए ये सब अवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे। तो ये अवृत्तमुखी स्वर हो जाएंगे कितने, 6 हो जाएंगे अवृत्तमुखी स्वर। कौन कौन से, आ ई ए आ ई ए, ये 6 जो रहेंगे अवृत्तमुखी स्वर रहेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ऊ किस प्रकार का स्वर है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था जूनियर असिस्टेंट में, पूछा गया था कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो हम ये तो जानते हैं ऊ क्या है, अभी हमने आपको बताया ऊ होता है वृत्तमुखी स्वर, ऊ को हमने वृत्तमुखी स्वर बताया। ऊ क्या रहता है, इसके अलावा ऊ जो रहता है, जब हमने आपको बताया था सुई, तो समृत सुई लगवाने गया, तो समृत सुई, तो इसमें ऊ आ रहा है, तो ऊ और बड़ा ऊ क्या हुआ, ये हुए समृत स्वर, ठीक है। और इसके अलावा जब हम ऊ बोलते हैं, तो ऊ बोलते टाइम क्या रहता है, ऊ और ऊ बोलते टाइम पिछले भाग से बोलते हैं जीभ के, तो ये पश्च स्वर भी हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें ऑप्शन जो था, उसमें ऑप्शन दिया गया था पश्च विव्रत, अग्र समृत, अग्र विव्रत और पश्च समृत। तो वृत्तमुखी का ऑप्शन नहीं दिया था, तो वृत्तमुखी से अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है। उसमें दिया था पश्च, तो हमने ये बताया कि ऊ पिछले भाग से बोले जाते, तो हमने पश्च स्वर हो गया, प्लस ऊ और ऊ ये हुआ समृत स्वर, क्योंकि सुई लगवाने गया, समृत सुई लगवाने गया, तो सुई से ऊ और ऊ के दोनों भाग बोले जाएंगे, तो ये समृत स्वर हो गया। तो ये इसमें पूछा गया था, इसमें इन दोनों का ऑप्शन दिया गया था, किस तरीके से दिया गया था, पश्च समृत करके एक साथ दिया गया था, तो हम बताएंगे पश्च समृत होगा, ठीक है। किस प्रकार का स्वर है, ऊ पश्च समृत भी होगा, बड़ा ऊ भी पश्च समृत स्वर होगा। किस तरीके से, पश्च समृत स्वर होगा, क्योंकि जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं, और समृत मतलब इन्हें बोलने में समृत सुई लगवाने गया, तो बिल्कुल थोड़ी सा मुंह खुलता है, बिल्कुल मतलब इनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, तो इसे समृत स्वर कहेंगे। समृत स्वर कैसे याद रखेंगे, समृत सुई लगवाने के, सुई में से सा हटा दिया तो ऊ ही बचा, तो ऊ के दोनों रूप और ई के दोनों रूप रहेंगे। और जब पश्च स्वर रहेगा तो अग्रस्वर जो जीभ के बिल्कुल अगले हिस्से से बोले जाए अग्रस्वर होते हैं, मध्य से बोला जाए आ, तो थोड़ी पीछे से बोला तो मध्य स्वर आ हो गया, अग्रस्वर ई ए, तो ये अग्रस्वर हो गए। पश्च स्वर में आ ऊ ओ आओ, ये लगभग लग रहा है बिल्कुल गले के पास से आवाज़ आ रही है, जीभ के बिल्कुल पिछले हिस्से से बोले जा रहे हैं, तो ये हो जाएंगे पश्च स्वर और समृत स्वर, तो हो ही गया, तो इसे हम बताएंगे पश्च समृत स्वर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में री क्या है। हिंदी वर्णमाला में री जो है एक स्वर होता है, ये पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में री क्या है, री एक स्वर होता है। जब हम लिखते हैं तो हम री को स्वर मानते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कहा जाएगा हिंदी वर्णमाला में री जो है एक स्वर होता है। तो दोस्तों आप ये सब ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इस वीडियो पर कमेंट भी करिएगा, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को पढ़ सकें और हम
नेक्स्ट लेक्चर में आपको व्यंजन के बारे में बताएंगे। आज हमने स्वर के बारे में डिस्कस किया और अब हम आपको आगे व्यंजन के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों इस हिंदी को पढ़ते जाइएगा। तो ये आपको हर एग्ज़ाम में जो भी यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम में वनडे सारे एग्ज़ाम जिनमें हिंदी आती है उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपको ये लेक्चर काम करेगा। क्लास के बारे में ज़रूर आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, इस बारे में कमेंट करिएगा और आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आपसे फिर मिलते हैं।